आज का क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास और नया टॉपिक जिसका नाम है कि आपके सामने में जिस टॉपिक का नाम है किरचॉफ लॉ। जिसका नाम है क्या? किरचॉफ लॉ। देखिए, ये किरचॉफ लॉ है क्या चीज? तो हम लोग अभी तक जितने भी सर्किट सॉल्व करते थे उसमें धीरे धीरे सर्किट क्या होती जा रही थी? कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। और सर्किट जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था उसको सॉल्व करना उतना ही कठिन होता जा रहा था। फिर भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा मेथड देखा, जिस मेथड में पहले सीरीज ग्रुपिंग नॉर्मल, पैरेलल ग्रुपिंग नॉर्मल देखे, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन देखे, फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखे जिसमें सीरीज पैरेलल का कुछ पता नहीं चल रहा था, फिर इनफाइनाइट रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखे थे, व्हिटस्टोन ब्रिज देखे थे, व्हिटस्टोन ब्रिज का कुछ स्पेशल केस देखे थे, मेंस और एडवांस के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, और इस तरीके से सर्किट को लेकर के अभी तक आगे बढ़े थे। लेकिन अब जैसे कि बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज को हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे, अगर नॉन बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज रहे जिसमें बीच वाले रजिस्टर से भी करंट बहे, ऐसे सर्किट्स को, या और भी अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आए, तो ऐसे सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाए, जिसके लिए हम लोगों को पढ़ना क्या है? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में मेनली दो पोर्शन हम लोगों को पढ़ने हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। अगर ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एकदम आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगा। तो आज पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि किरचॉफ्स लॉ का बेसिक का बिल्डिंग आपका हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट आप हर बातों का समझ जाए, वहां से फिर आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और फिर अगले एक दो दिन तक हम लोग इस पर क्या करेंगे? एक से एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है? तो देखिए, किरचॉफ्स लॉ में जो पहला लॉ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, इस फर्स्ट लॉ को, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको शॉर्ट में बोला जाता है केसीएल, या फिर इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ बोलते हैं। ये इसका दो नाम है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ये जंक्शन लॉ कहता क्या है बेटा? कि किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एक ऐसा पॉइंट जहां से होकर के तीन कंडक्टर कम से कम निकले या तीन से अधिक भी कंडक्टर निकले, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। ठीक ना? तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है क्या? कि किसी भी जंक्शन पे, किसी भी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे जो है, तो टोटल इनकमिंग करंट जो होता है, टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। कि जितने करंट जा रहे हैं और जितने करंट उस जंक्शन पे आ रहे हैं, उस वो क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए आप कि आपके पास एक सर्किट है ऐसा, और यहां से जा रही है ऐसे करंट, यहां से करंट आ रही है कितनी? I1। यहाँ से करंट आ रही है कितनी? I2। मान लो यहाँ से करंट जा रही है कितनी? I3। और यहाँ से करंट बाहर आ रही है कितनी? I4। तो ये पॉइंट जो है, यहाँ आप देखिए, तीन या तीन से अधिक तार आकर के मिले हुए हैं, तीन या तीन से अधिक वायर आकर के मिले हुए हैं। मतलब ये पॉइंट क्या है? जंक्शन है। और इस जंक्शन पे जितना टोटल करंट आएगा उतना ही यहाँ से बाहर भी जाएगा। तो आने वाले करंट कौन कौन से हैं? I1, और दूसरा कौन सा? I2। और यहाँ से बाहर जाने वाले करंट कौन कौन से हैं? I3 और कौन सा? I4। मतलब जंक्शन पे किसी करंट को रुकना नहीं है, टोटल जितने करंट इनकमिंग होंगे उतने ही करंट आउटगोइंग होंगे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम लोग करते क्या है? तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं। इनकमिंग करंट, जो आपका इनकमिंग करंट है, इज टेकन एज पॉजिटिव। इनकमिंग करंट को हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और जो आपका आउटगोइंग करंट है, जो जाने वाला करंट है, आउटगोइंग करंट जो है आपका, ये कंसीडर किया जाता है कैसे?
इज टेकन एज कैसा, नेगेटिव। इनकमिंग करंट को कैसा टेक करना है, नेगेटिव टेक करना है। तो आप इस हिसाब से देखेंगे कि किसी भी जंक्शन पे अगर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहां से जा भी रहा है, ये I1, ये I2, ये I3 और ये I4। तो अगर बात किया जाए टोटल अलजेब्रिक सम का, तो टोटल अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना आया उतना ही चला गया, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अगर अलजेब्रिक सम हम लोग लेंगे तो टोटल अलजेब्रिक सम I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, जिसमें देखिए कि I1 और I2 इनकमिंग करंट है तो इसको आप पॉजिटिव लेंगे, लेकिन I3 और I4 जो है वो आउटगोइंग करंट है तो इसको किस साइन में लेना है, नेगेटिव साइन में लेना है, और इसका सम कितना आ जाएगा, 0। अगर और भी रहे, I5 रहे, I6 रहे, I7 रहे, बहुत सारे ब्रांच रहे, तो हम लोग एक लाइन में सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि जो सिग्मा आई होगा ये कितना होगा, 0 होगा। टोटल करंट का अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0। तो इसका एक दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of total current at junction, the algebraic sum of total current at junction is कितना, 0। कि अगर हम टोटल करंट का अलजेब्रिक सम लेंगे तो कितना आएगा, 0। क्योंकि मैं बोला हूं क्या कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहां से जाएगा, आने वाले को पॉजिटिव लेना है, जाने वाले को, तो जितना आया उतना ही चला गया, बचा क्या, तो टोटल करंट का जो सम होगा वो कितना होना है, 0 होना है। इसको आपको याद रखना है। और ये है क्या, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, जंक्शन रूल है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहां से वापस चला जाएगा। मतलब कि जंक्शन पर अगर टोटल करंट के सम का हम लोग बात करें तो वो कितना आना है, 0। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि कोई भी जंक्शन है और इस जंक्शन पे मान लो कि ये है ऐसे एक जंक्शन, ऐसे 3 करंट का, इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से I2 और इधर से जा रहा है I3। ये I1, ये I2 और ये कितना, I3। मान लो कि अगर इससे t टाइम के लिए कोई करंट फ्लो किया, t टाइम के लिए कोई करंट फ्लो किया, तो इसमें इधर से जो चार्ज फ्लो किया वो Q1, इधर से जो चार्ज फ्लो किया वो Q2 और इधर से जो चार्ज फ्लो किया वो कितना, Q3। सारे t टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई I1 प्लस I2 जो हो जाएगा वो आउटगोइंग करंट I3 के इक्वल हो जाएगा। है ना, कहता है आने वाला करंट I1 और I2 है और जाने वाला करंट कितना है, I3, दोनों इक्वल होगा। अब देखिए कि करंट का डेफिनेशन आप लोग जानते होइएगा कि I इक्वल टू कितना होता है बेटा, Q बाई T होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। यही ना पढ़े हुए, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम पहले ही क्लास में। तो देखो कि अगर I1 को हमको लिखना है तो Q1 अपॉन T लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अगर I2 को हमको लिखना है तो इसको Q2 अपॉन T लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और अगर I3 आपको लिखना है तो इसको Q3 अपॉन T लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। सारा T कॉमन लेकर के हो जाएगा कैंसिल और बचेगा अपने पास क्या, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना, Q3। मतलब कहीं ना कहीं किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे भी बेस्ड है। जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया, ना तो चार्ज जनरेट हुआ कोई नया और ना ही किसी पुराने चार्ज का लॉस हुआ है। समझ में आ रहा है बात। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होता है आपके लिए, क्या कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, जो आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है आपका, जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ये किस पे है, बेस्ड ऑन the principle of conservation of charge। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस चीज पे, चार्ज के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ना तो कोई नया चार्ज आएगा ना ही कोई चार्ज का लॉस होगा। एक जंक्शन है, जितनी रेलगाड़ियां आएगी उतनी रेलगाड़ियां जाएगी, किसी रेलगाड़ी को जंक्शन पे रुकना नहीं है। तो भाई साहब इसका मतलब जितना चार्ज आया उसके साथ उस रेलगाड़ी में बैठ करके जितने आदमी आए उतने आदमी यहाँ से गए। समझ में आ रहा है बात। तो जितना आदमी पहले था उतना आदमी निकला, मतलब टोटल चार्ज क्या रहा,
कंजर्व रहा, किसी भी चार्ज का लॉस नहीं हुआ, किसी भी नए चार्ज का गेन भी नहीं हुआ। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो क्या रहेगा, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा एक नंबर में कहीं पर कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ, सब एक ही नाम है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप एक लाइन में क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। क्लियर है बात। यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। यही है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहाँ से बाहर भी जाएगा। मतलब टोटल करंट का अगर हम लोग अलजेब्रिक सम का बात करें तो अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है इतनी बात है। अब देखो ये किरचॉफ का जो दूसरा लॉ है, ये लॉ है बहुत आसान, लेकिन इसको हमको हर जगह पर सीखना पड़ेगा, हर स्टेप को सीखना है। तो आज हम लोग इसके लिए बस फाउंडेशन तैयार करेंगे कि कैसे किरचॉफ्स लॉ को हमको अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में जंक्शन रूल में क्या कहता है भाई, कि किसी भी जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। कभी कभी आपको देखिए कि ऐसा भी देखने को मिलेगा क्या कि क्वेश्चन में करंट का वैल्यू आपका आ जाएगा नेगेटिव। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, कह रहा है क्या कि यहाँ से करंट आया 10 एम्पियर का, यहाँ से करंट आया आई, और यहाँ से जो करंट गया वो गया कितने का, 8 एम्पियर का। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए I1 का वैल्यू क्या है और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो हम I1 का डायरेक्शन कैसे भी मान ले, हमको नहीं पता है ना डायरेक्शन, आप कैसे भी मान लीजिए, मैंने ऊपर की तरफ मान लिया, ठीक है। आपका मन तो आप नीचे की तरफ भी मान सकते हैं। अब देखो कि जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो कहता है टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितने का है, 10 प्लस आउटगोइंग करंट कितने का है, तो आई इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 10, और ये आ जाएगा कितने का, -2 एम्पियर का। अब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि मैंने जो आई का ये डायरेक्शन इनकमिंग में माना है, ये डायरेक्शन गलत मान लिया। कभी भी अगर आपको करंट का डायरेक्शन नेगेटिव में आए, मैग्नीट्यूड नेगेटिव में आए, इसका मतलब अपन ने जो उसका डायरेक्शन एज्यूम किया था वो डायरेक्शन अपना क्या था, गलत था। अगर पॉजिटिव आ जाए तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर क्या हो कि कभी इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये करंट का डायरेक्शन जो अपन ने माना ये डायरेक्शन गलत था। जो इसका एक्चुअल डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ से ऐसे आएगा 2 एम्पियर। अब देखिए इनकमिंग 10 का, आउटगोइंग इधर 8 और इधर 2, आउटगोइंग भी कितने का, 10 का, बात बराबर आ गया। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि जब भी करंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब मैंने जिस डायरेक्शन को एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व किया है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रही है। बात समझ में आ रहा है। तो एक पॉइंट करके यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे क्या, एक पॉइंट करके ऐड करेंगे क्या कि इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज नेगेटिव, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि द करंट इज फ्लोइंग in the opposite direction of assumed current direction। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट बह रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, किसके, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड डायरेक्शन। मैंने जैसा डायरेक्शन माना था, ठीक ना, मैंने जैसा डायरेक्शन माना था उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये करंट बह रही है। अभी मैं पीछे एग्जांपल से भी आपको दिखाया था, है ना। पॉजिटिव आ जाए तब तो डायरेक्शन ठीक, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन माना है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रही है। क्लियर इतनी बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा लॉ है अपना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो दूसरा लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, किरचॉफ्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को बोला जाता है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को बोला जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसी लॉ को जो है सो ये भी बोला जाता है क्या, लूप लॉ। इसी को क्या बोला जाता है, लूप लॉ। ये तीनों नाम एक ही है, चाहे किरचॉफ सेकेंड लॉ कहे, चाहे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहे, चाहे क्या कहे, किरचॉफ्स लूप लॉ कहे।
ये तीनों चीजें जो है सो एक ही होती है। अब ये लूप लॉ क्या कहता है, तो देखो कहेगा क्या ये लूप लॉ, कि अगर अपने पास मान लीजिए कि कोई सर्किट है और इस सर्किट के पास मान लो कि कुछ एलिमेंट लगे हुए हैं। मान लो यहाँ से कैपेसिटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, फिर ऐसे एक और रजिस्टर लगा हुआ है, और ऐसे करके एक क्लोज लूप बन रहा है। तो आप देखिए ये सर्किट में क्लोज लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये कहता क्या है कि अगर आप किसी पॉइंट ए से चलना शुरू करें, मान लो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, और फिर डी से ए आ गए, तो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसे कि मैं आपको बोला हूं क्या कि ये सब रेजिस्टेंस को मान लीजिए कि आपका डिजिग्नेशन है। कुछ डिजिग्नेशन ऐसे हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको पोटेंशियल मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और कुछ जगह ऐसे भी है जहां पर आप जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे। लेकिन आपको ये कह रहा है किरचॉफ सेकंड लॉ कि बेटा अगर ए से चलो और पूरा साइकिल घूम करके आ जाओ, तो तुम्हारे पास शुरू में जितने पैसे थे उतने पैसे ही रहेंगे, ना तुम्हारे पास कोई लॉस होगा ना कोई तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा। मतलब चेंज इन पोटेंशियल कितने का रहेगा, 0 का रहेगा। ठीक है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है क्या कि फॉर अ क्लोज्ड लूप द पोटेंशियल डिफरेंस द द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कितना, 0। मतलब क्लोज लूप में अगर आप पूरा चक्कर लगा लेते हैं तो कहीं पर पोटेंशियल गेन होगा, प्रॉफिट होगा, प्लस में जाएंगे, कहीं पर ऐसा भी आएगा कि पोटेंशियल का लॉस होगा, माइनस में जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ना हमको प्रॉफिट होगा ना हमको लॉस होगा। यही है क्या किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब अपने मन में ये सवाल आपको उठेगा क्या कि ये पोटेंशियल कब गेन होगा और कब पोटेंशियल का लॉस होगा, ये चीज हमको एक एक पॉइंट करके सीखना है। बात समझ में आ रहा है। पहले हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ के स्टेटमेंट को पूरा कर लें। तो ये क्या कहता है कि किसी क्लोज लूप के लिए, किसी क्लोज सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए नहीं, अगर मैं इसमें यहाँ से स्विच लगा दूं और स्विच को ऑफ कर दूं तो किरचॉफ लॉ वैलिड नहीं होगा। किरचॉफ लॉ क्या कहता है भाई कि किसी क्लोज लूप के लिए जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें सिग्मा ऑफ डेल्टा वी का तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमको याद होगा गॉस लॉ में हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर लिखते थे तो क्लोज लूप के लिए लिखते थे क्या, इंटीग्रेशन, और इस पे एक छोटा सा रिंग डाल देते थे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, समेशन। मान लो पहली बार हम कहीं पर गए तो या तो पोटेंशियल का लॉस होगा या तो गेन होगा। लॉस होगा तो नेगेटिव में लिखेंगे, गेन होगा तो पॉजिटिव में। फिर किसी दूसरे एलिमेंट से गए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इस तरीके से अगर टोटल सम हम फाइनली देखेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कि पोटेंशियल में किसी तरह की चेंजिंग नहीं हुई। मैं जितना एनर्जी लेकर के यहाँ से चला था, वापस जब मैं यहाँ लौटा तो देखा कि मेरे पास उतनी ही एनर्जी बची हुई है। और पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है। वर्क डन के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी में किसी तरह की चेंजिंग नहीं हो रही है। किरचॉफ सेकंड लॉ यही कहता है। तो एनर्जी में चेंजिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब एनर्जी टोटल कंजर्व्ड है। इसका मतलब क्या कि टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो आपका किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड। बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इसका, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। लेकिन किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्योंकि ये श्रीमान कह रहे हैं क्या कि किसी क्लोज लूप में जब आप एक चक्कर लगा लेंगे तो आपके पोटेंशियल में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 का आएगा। तो जब पोटेंशियल में चेंज नहीं आया इसका मतलब एनर्जी चेंज नहीं हुआ, और एनर्जी चेंज नहीं हुआ इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी कंजर्व है इसका मतलब ये होता है कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में लिखेंगे अब, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है ये किस पे बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन पे जो है तो ये बेस्ड है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए ये किरचॉफ लॉ यहाँ दोनों खत्म हो गया।
पहला लॉ जंक्शन लॉ कहता है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, करंट का सम जीरो। और दूसरा लॉ लूप लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के लिए टोटल पोटेंशियल का सम कितना होगा, जीरो होगा। तो एक में करंट जीरो, दूसरे में पोटेंशियल जीरो। एक चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है और एक एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। आप ये बात जानते हैं कि सर्किट में, ध्यान देना, सर्किट में जब भी करंट बहता है तो ये हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है, पता है ना। अब देखो कि यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखने वाला क्या, साइन कन्वेंशन। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है चीज किसके लिए, तो ये साइन कन्वेंशन आपको सीखना है। साइन कन्वेंशन किस चीज के लिए, किरचॉफ लॉ के लिए, कि कब पोटेंशियल का गेन होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे और कब पोटेंशियल का लॉस होगा तो हम नेगेटिव लेंगे। इस चीज को आपको सीखना है, समझ में आ रहा है। तो एक एक चीज आप मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। साइन कन्वेंशन हम लोग बात करेंगे और साइन कन्वेंशन में हम लोग अभी तक 3 सर्किट एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इस 3 सर्किट एलिमेंट के बारे में पहला जो है आपका वो है कैपेसिटर, जिसको हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे। एक सर्किट एलिमेंट दूसरा है कौन सा, रेजिस्टर, जिस रेजिस्टर को हम लोग अभी पढ़े हैं। और एक तीसरा सर्किट एलिमेंट हम लोग सेल पढ़े थे, जो लास्ट पिछले दिन में पढ़े थे। सेल के ईएमएफ को हम लोग ई लिखते हैं, है ना। रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ हम लोग V इक्वल टू IR लिखते हैं और कैपेसिटर के लिए हम लोग कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V लिखते हैं। इतना चीज तुमको पता होगा। हम लोगों को एक और सर्किट एलिमेंट पढ़ना है जो अगले चैप्टर में पढ़ना है, मैग्नेटिज्म में। और मैग्नेटिज्म में एक चौथा जो एलिमेंट पढ़ना है, इस चौथे का नाम है क्या, इंडक्टर। और इस इंडक्टर को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्या, इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से इंडक्टर का भी एक टर्म होता है इंडक्टेंस, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। और सर यहाँ पे तो सारा डेफिनेशन है, तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए हम आगे पढ़ाएंगे कि ये V इक्वल टू जो होता है ये होता है L di बाई dt, अगर इससे करंट I फ्लो कर रहा है तब। समझ में आ रही है बात। तो ये 4 एलिमेंट को हम लोगों को डिस्कस करना है कि इस चारों एलिमेंट में हम कैसे गुजरेंगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा और कैसे गुजरेंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा। तो इसमें हम पहले एलिमेंट का बात करेंगे। पहले एलिमेंट का बात करेंगे किस चीज के लिए, फॉर रेजिस्टर। हम लोग बात करेंगे पहले एलिमेंट के लिए, किसके लिए, रेजिस्टर के लिए। अब देख लो, मान लो कि अपने पास एक रेजिस्टर है कुछ ऐसा जिसका रेजिस्टेंस है कितना, R, और इससे करंट बह रही है ऐसे I, इससे करंट बह रही है कितनी, I। तो करंट बहेगा हमेशा किधर भाई, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ओम्स लॉ अगर यहाँ पे लिखोगे V इक्वल टू, तो कितना लिखोगे, इस पॉइंट का नाम दे दो A और इस पॉइंट का नाम दे दो B। देखो तुमको एक चीज और पता होगा, एक चीज और तुमको पता होगा क्या, एक चीज और तुमको पता होगा क्या, कि अगर हम लोग हाइयर टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे, हाइयर टू लोअर मतलब मेरे पास पहले अधिक था, अब क्या हुआ, कम हो गया, तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो जब हम लोग हाइयर टू लोअर में जाएंगे तो लॉस होगा, और लॉस होने का मतलब जो हम लोग डेल्टा भी लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये कि जब हम लोग लोअर टू हाइयर जाएंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, लोअर टू हाइयर में जाएंगे, तो लोअर टू हाइयर में हमको क्या मिलेगा, गेन मिलेगा, और गेन मिलेगा तो गेन के लिए हम लोग डेल्टा बी को कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है। अब देखो कि यहाँ अपने पास इस सर्किट से गुजरने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं A से B जाऊं और दूसरा तरीका है कि मैं B से A आऊं। ये अपने पर डिपेंड करता है, अपन कैसे भी चल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। मेरा मन मैं A से B जाऊं, मेरा मन मैं B से A आऊं। हम दोनों तरीका को डिस्कस करेंगे। एक बार A से B जाएंगे तब देखेंगे कि तब क्या होता है, और एक बार B से A आएंगे तब देखेंगे कि तब क्या होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि मेरा मन कर रहा है कि मैं A से चलूं B तक, मतलब मेरा जो जाने का रास्ता है, मेरा ये रास्ता है पाथ, मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, A से B तक। तो आप बताइए कि जब मैं A से चलूंगा और B तक पहुंचूंगा तो पहले मैं हाइयर से मिलूंगा कि पहले मैं लोअर से मिलूंगा। करंट ऐसे बह रहा है, करंट बहेगा किधर, हाइयर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब मैं हाइयर से हो गया लोअर, और जब मैं हाइयर से हो गया लोअर तो मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो नेगेटिव लिखेंगे कि पॉजिटिव लिखेंगे? नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग डेल्टा वी लिखेंगे, वो डेल्टा वी को माइनस आई आर लिखेंगे कि प्लस आई आर लिखेंगे? माइनस आई आर। इसका मतलब सीधा सीधा दोस्त ये हुआ कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, करंट जिधर जा रहा है उधर ही हम भी जा रहे हैं, अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे और किसी रेजिस्टर से होकर के गुजरेंगे तो पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, पोटेंशियल माइनस में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर सर्किट से करंट के डायरेक्शन में चलें और रेजिस्टर से होकर के गुजरेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा केस देखो कि इसी में हम लोग अगर दूसरे केस का बात करें, भाई वही चीज है, ये वाला रेजिस्टर है, इससे होकर के करंट बह रही थी ऐसे आई, ऐसे करंट बह रही थी आई, इसका रेजिस्टेंस था आर, और हम लोग V इक्वल टू कितना लिखे थे? आई आर। ये पॉइंट था अपना क्या? ए, और ये वाला पॉइंट था क्या? अपना बी। पिछले वाले केस में हम लोग ए से बी गए थे, पिछले वाले केस में हम लोग कहाँ गए थे? ए से बी। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं? बी से वापस आ रहे हैं किधर? ए की तरफ। तो अपना पाथ का जो डायरेक्शन है इस बार वो कैसा है? ऐसा है, जो हम लोग किधर से आ रहे हैं? बी से ए की तरफ। अब तुम देखना, करंट बह रहा है ऐसे, तो करंट बहेगा हमेशा किधर? हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब मैं जब इधर से वापस आ रहा हूं तो पहले लोअर से मिलूंगा कि पहले हाइयर से मिलूंगा? लोअर से मैं हाइयर हो गया, तो जब मैं लोअर से हाइयर हो जाऊंगा तो मेरे को गेन होगा कि लॉस होगा? गेन होगा। तो पॉजिटिव में लिखेंगे कि नेगेटिव में लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोग डेल्टा वी लिखेंगे वो डेल्टा वी इक्वल टू प्लस आई आर लिखेंगे कि माइनस आई आर? प्लस आई आर। अब देखो कि इसको याद कैसे रखना है। करंट के डायरेक्शन में गए, पोटेंशियल लॉस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आए, पोटेंशियल का गेन। ऐसे याद रखना है कि रेजिस्टर से जब हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा, डेल्टा वी को माइनस आई आर लिखेंगे। और जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम चलेंगे, करंट चल रहा है ए से बी, हम चल रहे हैं बी से ए, तो उस समय में क्या होगा? पोटेंशियल का गेन होगा, और डेल्टा वी को हम लोग प्लस आई आर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसको याद है कैसे करना? इसको याद करना है, इसको याद करना है क्या कि इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, if you move in the direction of current through the resistor, through the resistor, अगर किसी भी रेजिस्टर से हम गुजरे कैसे? करंट के डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में दोस्त गुजरेंगे तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल का क्या हो गया था? हाइयर से लोअर में गए थे, लॉस हो गया था, ठीक ना? तो क्या होगा? रेजिस्टर देन देन देयर इज देन देयर इज लॉस ऑफ पोटेंशियल। तब क्या होगा? पोटेंशियल का लॉस होगा, और इस केस में हम लोग डेल्टा वी को जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? माइनस आई आर लिखेंगे। बात समझ में आ गया? इसका ठीक उल्टा क्या लिखेंगे? इसका ठीक उल्टा क्या लिखेंगे कि इफ वी मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम लोग क्या करें? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, कहां से होकर के? थ्रू द रेजिस्टर, थ्रू द रेजिस्टर, किसी रेजिस्टर से होकर के अगर हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, क्या करें? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें थ्रू द रेजिस्टर, देन क्या होगा? देन देयर इज गेन इन पोटेंशियल। तब क्या होगा? तुम्हारे पोटेंशियल में गेन होगा, और जब पोटेंशियल में गेन होगा तो डेल्टा वी को कितना लिखोगे? प्लस आई आर लिखोगे। रेजिस्टर की कहानी खत्म। रेजिस्टर में अगर हम घूमेंगे तो या तो करंट के डायरेक्शन में या तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में घुसे तो पोटेंशियल का लॉस होगा, आई आर माइनस में लिखेंगे, और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में घुसे तो पोटेंशियल का गेन होगा, डेल्टा भी क्या लिखेंगे? प्लस आई आर लिखेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो सेल, हम लोग बात करेंगे, अगला बात करेंगे किस चीज के लिए?
फॉर सेल के लिए, ये था रजिस्टर के लिए। फॉर सेल के लिए अगर हम लोग बात, सेल के लिए ध्यान दीजिएगा, तो सेल भाई ऐसे होगा, ये पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉइंट का नाम दे दो तुम ए और इस पॉइंट का नाम दे दो तुम बी, ठीक है। या दूसरी चीज क्या होगी सेल में, कि एक सेल वही चीज है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। हमारा मन है कि ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, इसमें भी ये है क्या पॉजिटिव और ये है क्या नेगेटिव। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव हमेशा ही नेगेटिव से ज़्यादा होता है। तो आप इस सेल में बताइए, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव वाले का होगा कि नेगेटिव वाले का होगा? पॉजिटिव वाले का हायर पोटेंशियल, नेगेटिव वाले का। जब भी तुमको याद होगा भाई, जब बैटरी हम लोग बनाते थे ना, बैटरी जब बनाते थे तो इसको लिखते थे 0, तो इसको लिखते थे कितना, तो ये हायर होता था, ये लोअर। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा कैसा, लोअर पोटेंशियल। अब देखो ध्यान से कि इस सेल में भी अगर हम लोग बात करें तो ये वाला होगा हायर पोटेंशियल और ये वाला होगा क्या। अब अपने घूमने की बारी है, तो अगर मैं ए से बी जाता हूं, अगर मैं ए से बी जाता हूं तो हायर से लोअर में जा रहा हूं, हायर से लोअर में जाऊंगा तो मेरे को गेन होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। अगर मान लो इसका ईएमएफ दिया हुआ है ई, तो यहाँ पर हम लोग जो है तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस ई की प्लस ई, माइनस ई। क्यों कि पोटेंशियल का लॉस हो गया, हम हायर से लोअर में गए, अधिक से कम हो गए तो हमको लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कैसे लिखेंगे, माइनस में। अब देखो यहाँ पर हम बी से ए आते हैं, तो अगर बी से ए आएंगे तो बी से ए अगर हम आएंगे, ये है मेरा पाथ, इधर ये है मेरा पाथ, तो आप बताइए कि बी से ए के तरफ आते टाइम पहले लोअर में जाएंगे कि पहले हायर में जाएंगे? लोअर से हायर जाएंगे तो गेन होगा कि लॉस होगा, गेन होगा। तो भैया यहाँ पर डेल्टा पी इक्वल टू प्लस ई लिखेंगे कि माइनस ई लिखेंगे, प्लस ई। अब इसको याद कैसे रखना है, तो सीधा सीधा बात देखिए कि सर्किट में जब सेल से गुजरेंगे, यदि हम पॉजिटिव से नेगेटिव में गए, यदि हम पॉजिटिव से नेगेटिव में गए तो पोटेंशियल का लॉस होगा, माइनस में लिखेंगे। और यदि हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आए तो पोटेंशियल का गेन होगा, हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि इफ वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, अगर हम लोग किसी सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाएंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक ना। देन देयर इज लॉस ऑफ पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का लॉस हो जाएगा। और जब दोस्त पोटेंशियल का लॉस हो जाएगा, तब जो है तो हम लोग जो डेल्टा वी लिखेंगे, वो डेल्टा वी इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस ई लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर यही काम उल्टा कर दें, लेकिन अगर यही काम क्या करें, उल्टा कर दें, अगर इसी काम को उल्टा कर देंगे, अगर इसी काम को क्या करें, उल्टा कर दें, कैसे उल्टा कर दीजिएगा सर? तो बहुत ज्यादा बेकार हो गया नहीं? चलो ध्यान दो कि अब अगर हम लोग क्या करें कि इसी में उल्टी कहानी कर दें। उल्टी कहानी कैसे भाई, तो इस बार पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाएंगे, इस बार कहाँ जाएंगे, इस बार जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे तो क्या होगा, गेन होगा कि लॉस होगा? जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, उधर देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तब क्या होगा, देन इज क्या, गेन ऑफ पोटेंशियल। तब पोटेंशियल का क्या होगा, गेन। और डेल्टा वी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे।
बात समझ में आ गया? तो सेल में हमेशा याद रखना है क्या, कि अगर माइनस से प्लस में आए तो पोटेंशियल गेन होगा, डेल्टा वी पॉजिटिव लिखाएगा, और अगर हम प्लस से माइनस में गए तो डेल्टा वी कैसा लिखाएगा, नेगेटिव में लिखाएगा। क्लियर है बातें? अब देखिए, दो एलिमेंट क्लियर हो गया, एक तो रेजिस्टर, एक सेल। रेजिस्टर में क्या देखें, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो लॉस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो, सेल में अगर पहले पॉजिटिव आया तो, पहले नेगेटिव आया तो। क्लियर है बात? ऐसे याद रहेगी। अब देखो, अगला बात करेंगे किस चीज के लिए, कैपेसिटर के लिए। अगली बात हम लोग किस चीज के लिए करेंगे, कैपेसिटर के लिए। अब देखिए कि ये कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए आप बात करिए तो देखिए, तो एक सर्किट में हम लोग मानते हैं कि ये है आपका क्या, एक कैपेसिटर, इस पर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा कैपेसिटर पे। तो इसका पोटेंशियल भी प्लस वाले का अधिक रहेगा और माइनस वाले का क्या रहेगा, कम रहेगा पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। अब देखो भाई, कि अगर ये ए है और ये है बी, और अपने घूमने का स्टाइल जो है, सो अपने घूमने का स्टाइल है कुछ ऐसा, अपने घूमने का स्टाइल है कुछ ऐसा। तो हाइयर से लोअर में जा रहे हैं कि लोअर से हाइयर में जा रहे हैं, हाइयर से लोअर में। लॉस होगा कि गेन होगा, लॉस होगा कितने का, अगर इसका कैपेसिटेंस है सी, तो सी इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, क्यू बाई। यहाँ से अगर आपको लिखने का मौका मिले बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, क्यू बाई सी। तो यहाँ पर जो डेल्टा वी लिखाएगा वो माइनस क्यू बाई सी लिखाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही बात? अब देखो कि अगर इसी कहानी को हम लोग क्या करें, कि एक कैपेसिटर बनाए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, और इसमें हम लोग इस बार उल्टा डायरेक्शन में घूमे, ये है अपना पाथ। तो बताइए, लोअर से हाइयर में आएंगे तो गेन होगा कि लॉस होगा, गेन होगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा वी लिखेंगे वो डेल्टा वी प्लस क्यू बाय सी लिखेंगे। सेल के जैसे ही इसको भी याद रखिए, कि अगर कैपेसिटर में पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जा रहे हैं तो लॉस हो रहा है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं तो गेन हो रहा है। ठीक ना? तो अगर सीधे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट जाओगे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट जाओगे तो क्या होगा, लॉस, और लॉस होगा तो डेल्टा वी को कितना लिखोगे, माइनस क्यू बाई सी। ठीक ना? और अगर इसमें तुम नेगेटिव टू पॉजिटिव गए, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट अगर तुम जाओगे, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट जाने पर क्या होगा, तुमको गेन होगा, और गेन के केस में तुम डेल्टा वी को कितना लिखोगे, प्लस क्यू बाई सी लिखोगे। बात समझ में आ रही है? ये तीन एलिमेंट हो गया आपका क्लियर, याद भी रहेगा आपको। अब देखिए कि जो चौथा एलिमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडक्टर। तो साइन कन्वेंशन फॉर अगर हम लोग बात करें इंडक्टर के लिए, ये सारे चीजों को याद रखना है। अगला एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें यूज आएगा, और अभी पोटेंशियल का जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे ना किरचॉफ लॉ का, तो यही सारे चीजों का काम आएगा, कि कब पोटेंशियल लॉस हो रहा है और कब पोटेंशियल का गेन हो रहा है। देखिए, अगर कोई इंडक्टर है, इंडक्टर होगा कुछ ऐसा, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस मान लो कितना, एल, करंट जा रही है यहाँ से आई, यहाँ से आई, तो करंट हमेशा किधर से, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। एल के जगह पर जो हम लोग v इक्वल टू लिखते हैं ना भाई, डेल्टा v, यहाँ पर डेल्टा v इक्वल टू लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। ये चीज आगे पढ़ना है हम लोगों को, अभी बस इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। अब मान लीजिए क्या, कि अगर यहाँ पर ऐसे जाएंगे, ऐसे ए से लेकर के बी तक, आप बताइए करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो हाइयर से लोअर जा रहे हैं कि लोअर से हाइयर जा रहे हैं, हाइयर से लोअर। हाइयर से लोअर जाने में लॉस होगा कि गेन होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर जो आप डेल्टा वी लिखेंगे, यहाँ पर जो आप डेल्टा वी लिखेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। बात समझ में आ रही है? और अगर सेम कहानी है, अगर सेम कहानी है, ये एक इंडक्टर है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसका इंडक्टेंस है एल, करंट बह रही है ऐसे, इसका मतलब ये होगा हाइयर पोटेंशियल और ये होगा क्या, लोअर पोटेंशियल। तो अब अगर हम उल्टा डायरेक्शन में मूव करें, अब अगर मेरे मूवमेंट का डायरेक्शन भाई बदल जाए और मैं इस बार बी से ए की तरफ आऊं, तो पहले लोअर में आऊंगा कि पहले हाइयर में आऊंगा,
पहले लोअर में आऊंगा, लोअर से हायर में जाऊंगा तो मेरा गेन होगा कि लॉस होगा? गेन होगा। तो दोस्त डेल्टा वी इस बार प्लस एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? तो आप रेजिस्टर का और इंडक्टर का एक जैसे याद रख सकते हैं। करंट के डायरेक्शन में चलो पोटेंशियल का लॉस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलो तो पोटेंशियल का गेन। और सेल का और कैपेसिटर का आप एक जैसे याद रख सकते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव में गए तो लॉस और नेगेटिव से पॉजिटिव में आए तो। ऐसे भी तुम सीधे देखो, मैं पॉजिटिव हूँ, जुआ खेलना शुरू किया, कर्जे में गया, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव में गए तो लॉस हुआ, और नेगेटिव से पॉजिटिव में आए तो गेन हुआ। ऐसे आप याद रखेंगे। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि रेजिस्टर और इंडक्टर में करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा? लॉस होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर इतना चीज तुमको याद रह रहा है तो तुमसे पूछा जाएगा कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करना है। किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करना है, इस चीज पर जरा सा ध्यान देना। आज एक छोटा सा क्वेश्चन भी करके देखेंगे, और इस क्वेश्चन के बाद जो है सो हम लोग आज के क्लास को ड्रॉप करेंगे और अगले दिन से फिर खाली किरचॉफ लॉ पर क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या कि हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, कि किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कैसे करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके सर्किट में या तो एक सेल होंगे या तो एक से अधिक सेल होंगे, ठीक ना? तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट करना है क्या कि ड्राउ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। मेरा मन हो तो हम एक सेल से करंट निकालें या फिर एक से अधिक सेल से करंट निकालें। बात समझ में आ रही है? इसी में क्या करना है? एंड डिस्ट्रीब्यूट करंट अकॉर्डिंग टू KCL। किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? करंट को पूरे सर्किट में बांट देना है। क्या कि जितना आएगा किसी जंक्शन पे उतना ही वहां से जाएगा भी। जैसे कि देखिए, यहां से अगर मान लीजिए मैं बोला कि I करंट गया, यहां से इधर चला गया I1, और यहां से इधर कितना आएगा? तो कितना आएगा? I माइनस I1। 5 एम्पियर आया, 3 एम्पियर इधर चला गया, बचा कितना? 2 एम्पियर। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है? एक या एक से अधिक सेल से आपको करंट निकालना है जैसे मन हो, लेकिन करंट को बांटना है कैसे? किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, जो दूसरा पॉइंट है, अभी मैं इस पे सवाल करके दिखाऊंगा, तुमको तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। दूसरा पॉइंट याद में रखना है कि चूज द लूप या फिर लूप्स। एक या एक से अधिक लूप हो सकते हैं, आपको लूप को चूज करना है, ठीक ना? एंड मूव इन लूप में घूमना है कैसे? तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आपको जैसे मन है आप ऐसे घूमिए लूप के अंदर में। क्लॉकवाइज घूमने का मन है तो क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मन है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 लूप है, दोनों में मन है क्लॉकवाइज घूमने का घूमो, दोनों में मन है एंटी क्लॉकवाइज घूमने का घूमो, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज घूमने का घूमो, कोई बात नहीं। और सबसे लास्ट में तुमको क्या करना है कि राइट द पोटेंशियल लॉस और गेन। पोटेंशियल लॉस और गेन आपको लिखना क्या है कि इसमें घूमते घूमते आपको हर जगह पर यह भी देखना है कि यहाँ पर रेजिस्टर को क्रॉस करने से मेरा पोटेंशियल गेन हुआ है कि पोटेंशियल लॉस हुआ है। देख लेंगे, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे रेजिस्टर से, पोटेंशियल का लॉस हो जाएगा। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल का गेन हो जाएगा। अभी चारों पॉइंट पढ़े थे। अब सबसे लास्ट में क्या करना है? आपको अप्लाई कर देना है KVL, और KVL क्या कहता है कि डेल्टा V का सिग्मा जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रही है बात? इतना स्टेप को फॉलो करना।
अब कहिएगा कि सर फालतू बात छोड़िए, सवाल करके दिखाइए कि सवाल कैसे कर। अब देखो एक सवाल छोटा सा हम करते हैं, छोटा सा सवाल सर्किट का सवाल होगा जो आपको बहुत ही आसान लगेगा। मान लीजिए कि ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इसमें दो रेजिस्टर लगाया मैं, एक सेल में लगाया, और ये सर्किट क्लोज। ये कह रहा है कि 4 ओम का, ये कह रहा है कि 2 ओम का, और ये कह रहा है 12 वोल्ट का। आपको क्या कहेगा कि बताओ कि इससे जो करंट आई जा रहा है, ये आई बराबर कितना है। तो पहले तो सिंपली लगाओ, 4 और 2 सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 6 ओम का कितने वोल्ट के साथ लगा हुआ है, 12 वोल्ट के साथ। वी बराबर कितना लगाओगे, वी के जगह 12, आई के जगह आई, रेजिस्टेंस के जगह कितना, आई बराबर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। कहोगे सर ये बात छोड़िए, आप हमको किरचॉफ लॉ बताइए, ये हमको आता है। आप जो पढ़ा रहे हैं ना वो बताइए किरचॉफ लॉ। ले भाई क्वेश्चन यही है तुम्हारा, क्वेश्चन यही है तुम्हारा। हम क्या कहे कि तुमको किरचॉफ लॉ लगाना है इसमें। अब किरचॉफ लॉ लगाना है तो कैसे लगाना है, तो किरचॉफ लॉ लगाने के लिए मैं सबसे पहला बात क्या बोला हूँ कि सेल देखो, एक या एक से अधिक सेल से तुम करंट निकालो। इसमें एक ही सेल है तो एक ही सेल से करंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, तो पॉजिटिव से हम सेल निकाले करंट, और पॉजिटिव से करंट निकाल करके यही करंट यहाँ जाएगा आई, यही करंट यहाँ से भी गुजरेगा आई, यही करंट यहाँ से भी गुजरेगा आई, यही करंट यहाँ से भी गुजरेगा आई, पूरा आई आकर के फिर से इस सेल को कितना करंट मिल जाएगा, आई। अब कहता क्या है कि आप लूप सेलेक्ट करिए, एक ही लूप है, सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट है। अरे 5 ऑप्शन रहे तब ना कहेंगे ये अच्छी है, ये लंबी है, ये पतली है, तब ना सिलेक्शन। अब एक ही पीस है तो उसमें सिलेक्शन क्या, बात समझ में आ रहा है। तो एक ही लूप है, ये लूप सेलेक्टेड ही सेलेक्टेड है। अब देखो कि मैं क्या बोला हूं कि लूप सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें घूमिए, कैसे, जैसे मन हो वैसे, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए या तो क्लॉकवाइज घूमिए। तो आप बताइए कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमी कि क्लॉकवाइज घूमूं, कैसे घूमूं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हुआ कि मैं यहां से घूमूंगा और ऐसे घूमूंगा, यही ना हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख लो, ए बी सी और डी, क्लियर है बात। एंटी क्लॉकवाइज में अपन ए से चलना शुरू करेंगे तो ए से जाएंगे बी, फिर बी से कहाँ जाएंगे, सी से कहाँ जाएंगे, और डी से कहाँ आएंगे, लूप कंप्लीट। अब देखते रहना है, सेल का ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ए से बी में जाएंगे तो पहले पॉजिटिव मिलेगा कि पहले नेगेटिव मिलेगा, और सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो पोटेंशियल लॉस होता है कि गेन होता है, लॉस होता है। तो इस 12 वोल्ट को माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे, कोई दिक्कत। चले आए रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में करंट नीचे आ रहा है और हम बी से सी ऊपर जा रहे हैं, मतलब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम चलेंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा कि लॉस होगा, गेन होगा। तो यहाँ देखो कि अगर V बराबर तुमको लिखने का मन हो तो रेजिस्टेंस है 2 और आई आर लिखोगे कि नहीं, V बराबर कितना लिखोगे, यानी 2i हो जाएगा। तो 2i को गेन लिखना है तो प्लस कितना लिखेंगे, लिखते थे ना आई आर प्लस में। फिर C से D आना है अपन को, रास्ते में एक रेजिस्टेंस पड़ता है, तो रेजिस्टेंस से हम गुजर रहे हैं लेकिन करंट के डायरेक्शन में कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहे हैं तो पोटेंशियल का लॉस होगा कि पोटेंशियल का गेन होगा, गेन होगा। कितने का भैया, प्लस में लिखना है, रेजिस्टेंस है 4 और करंट है I, तो V बराबर कितना लिखोगे, I इंटू आर, यानी कि कितने का, 4i का, तो प्लस कितना। और किरचॉफ साहब अपने दूसरे लॉ में क्या कहे कि इस सारे का सम जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। यही तो है, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर दिए। अब ध्यान से देखो, -12 इक्वल टू कितना हो गया, -6i, 6i को इधर लेके चले गए, माइनस से माइनस खत्म, i इक्वल टू कितना, 2 एम्पियर। वो वाला सही है कि ये वाला सही है, दोनों सही है सर। आसान तो सर वही वाला था, तो वो वाला तब तक ही आसान था जब तक एक ही लूप था और आसान सर्किट था। अब तुम सोचो कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहे, क्या रहे, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहे, तो इसमें 3-3 लूप बनेंगे। कैसे, देखते रहो, कैसे 3-3 लूप बनेंगे, ये देखते रहो। अपना व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, अपना व्हीटस्टोन ब्रिज होता है सर कैसा भी नहीं, बहुत गंदा होता है। ये देखो,
व्हिटस्टोन ब्रिज होता है ऐसा, ऐसा होता है ना। अब मान ले कि ये बैलेंस्ड है ही नहीं, अनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस्ड है तो बीच वाले से भी करंट बहेगा। कितने लूप बने, 1 2 3, 3 लूप बन रहा है ना क्लोज। अब तीनों लूप में अलग अलग घूम के हमको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। 3 इक्वेशन बनेंगे। 3 इक्वेशन बनेंगे कैसे, देखो, तो यहाँ से करंट निकलेगा आई, यहाँ से गया बट गया एक I1 और एक I2 में, यहाँ से I1 आया यहाँ तक I1, और यहाँ से मान लो इधर कोई चला गया I3, इधर से चला गया कितना I3, तो इधर कितना बचेगा I1 माइनस I3, I1 टोटल चला तो इधर I3 चला गया तो I1 माइनस I3। अब ये I1 माइनस I3 यहाँ तक आएगा, I1 माइनस I3 यहाँ तक आएगा, और देखो कि यहाँ से आया है I2, तो यहाँ पर जो जाएगा ये इधर से आया ये इधर से आया, टोटल मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3। यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा I, और इसको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ 3 3 वेरिएबल है, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 3 3 वेरिएबल है। तीनों लूप को घूमेंगे तो 3 इक्वेशन भी आएगा। तो 10th में 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आता था तो 2 इक्वेशन भी तो रहता था, यहाँ 3 वेरिएबल आएगा तो 3 इक्वेशन भी रहेगा। उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है अगले दिन। आज किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करना है और इस पे छोटे सवालों को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो घर से निश्चित रूप से ये किरचॉफ लॉ पढ़ के आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, अगले दिन इस पर खाली क्वेश्चन